नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और यूपी जीआईसी जो प्रवक्ता का परीक्षा होने वाली है, उसके तहत जो निबंध वाला पार्ट है, उसमें ये निबंध नंबर 3 है। तो हम इसके पहले निबंध के 2 क्लास ले चुके हैं। एक में तो मैंने बताया था कि निबंध आपको लिखना कैसे है, उसके जो 8 गोल्डन रूल हैं, उसकी चर्चा करी है। और दूसरे में मैंने अ, जो पर्यावरण बनाम विकास के मुद्दे को चर्चा किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राकृतिक आपदा एवं निवारण। बहुत ही शानदार जो है ये निबंध है, और आप लोग भी इस प्रकार के निबंधों को करने का प्रयास करिएगा। कारण ये है कि इस प्रकार के निबंधों में सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है कि आपके पास लिखने के लिए शब्द कम नहीं पड़ते। जबकि आप यदि साइंस वाले निबंध को टारगेट करते हैं विशुद्ध रूप से, या साहित्य वाले निबंध को टारगेट करते हैं, तो यदि आपकी उस पर पकड़ नहीं है अच्छे से, तो आपको उसमें करने में दिक्कत आती है। यहाँ देखिए, संस्थान यूपीजीआईसी का हिस्ट्री, सिविक्स और जो है ज्योग्राफी का ऑप्शनल कोर्स भी चला रहा है। टेस्ट सीरीज बैच हमारा चल रहा है, तो अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। और हिंदी और निबंध जो आपका फर्स्ट पेपर है, तो वहां से भी चीजें कराई जा रही हैं। निबंध मैं खुद करा रहा हूँ, हिंदी प्रभा मैम करा रही हैं। तो ऐसे में आप बैच से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। जीडीसी वाले बच्चे जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है, वो 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज बैच से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम निबंध को देखते हैं अपने, कि प्राकृतिक आपदाएं और निवारण जो ये हमारा टॉपिक है। तो इस निबंध को हम क्या है कि 6 पार्ट में बांटे हुए हैं। और ऐसे ही आपको जब निबंध परीक्षा में आप देखेंगे, तो निबंध को जो है खंड खंड में बांट लेना है कि भाई हम प्रस्तावना में क्या लिखने वाले हैं। फिर निबंध का अगला जो पार्ट है कि भारत में आपदाओं की प्रकृति क्या है। भाई यदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो जब तक आप उसको नहीं बताएंगे, तब तक आप प्रबंधन के उपाय कैसे करेंगे। तो एक क्रम से चलना है, और यही सब निबंध लिखने के ऑर्डर होते हैं, जो मैंने पहले क्लास में बताया कि भाई निबंध में क्या है कि क्रमबद्धता बनी रहे। तो फिर यदि आपदाएं हैं, तो आपदाओं के प्रबंधन के उपाय हैं, वो उपाय की चर्चा हम करेंगे। फिर आपदा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति, मतलब यदि उपाय हमने किया है तो उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में, वो कितना कारगर है, हम उसकी समीक्षा करेंगे। और फिर उसकी सीमाएं, क्योंकि आपदा तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जो हमने उपाय किए उसके बाद आपदा रुक गई, आपदा तो अभी भी आ रही है। तो यानी कि जो प्रबंधन है उसमें खामियां हैं। तो उस खामियों को लेकर के फिर हम क्या करेंगे कि आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। तो जरूरत के तहत हमें क्या क्या काम करने होंगे, और फिर जो है अंत में निष्कर्ष लिखना होगा। तो ये 6 डायमेंशंस में ये पूरा निबंध बटा हुआ है। और आप आधा घंटा 35 मिनट बने रहिए। न केवल आप एक निबंध लिखना सीखेंगे, बल्कि आपको एक निबंध का मॉडल उत्तर भी यही मिल जाएगा। साथ ही साथ निबंध को लेकर के जो आपके मन में एक डर है कि सर 1000 शब्दों में निबंध लिखना है, कैसे होगा, तो चुनौती तो बड़ी है भाई। 1000 शब्द में ये कोई जीएस का उत्तर तो है नहीं कि आप जो है 50 शब्दों में, 150 शब्दों में, या 250 शब्दों में लिखना है। यहाँ तो आपको 1000 शब्दों में लिखना है। और निबंध का एक नियम होता है कि यदि आप रिपीट किए, तो समझ लीजिए कि फिर आप एकदम सबसे जो न्यूनतम अंक होता है 50 में 17-18 नंबर, वही आपको मिलेगा। यदि आप यहाँ चाहते हैं कि 30, 32, 35 नंबर तक पाएं, तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा। और अगर थोड़ा सा आप एफर्ट लगा लेंगे, तो करीब करीब 20 नंबर आप यही जो है औरों से ज्यादा पा जाएंगे। और सोचिए कि जहां एक एक नंबर के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा है, वहां आप अगर 15, 18, 20 नंबर निबंध में ही बढ़त लेके चले गए, तब तो आपकी सफलता को कौन रोक सकता है। या आप जो है 10 नंबर अपने ऑप्शनल में बढ़त लिए, निबंध में आके गंवा दिए 20 नंबर, तो फिर तो आप बाहर हो गए लड़ाई से। तो इसीलिए जब भी आप कोई परीक्षा दे, तो उसके जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे हिंदी वाला पोर्शन हो, चाहे निबंध वाला हो, चाहे आपका ऑप्शनल हो, जब तक आप बैलेंस रूप से उसको नहीं तैयार करेंगे, तब तक जो है आपकी सफलता क्या रहेगी, संदिग्ध रहेगी। चलिए भूमिका में बताइए। और थोड़ा सा भूमिका हम लिख के बता दे रहे हैं, कारण ये कि
आप लोग को भूमिका लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। यदि आप लोग मेरा पहला वीडियो देखेंगे, दूसरा वीडियो देखेंगे, इस समस्या से आप बच जाएंगे। तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा लिख के बता दे रहे हैं कि अखबारों में मैंने कहा था क्या कि भाई आप किसी घटना परिघटना से भी अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। तो चूंकि आपदा के ऊपर निबंध है और आपदा को लेकर के आए दिन अखबारों में कोई न कोई न्यूज आती रहती है, तो क्यों न हम किसी घटना को आधार बना करके निबंध लिखें। तो वही आप लिख रहे हैं कि अखबारों में प्रायः देश दुनिया के किसी न किसी भाग में बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, चक्रवात की खबरें चर्चा में रहती ही रहती हैं। जैसे आप भारत के संदर्भ में अभी देखें, हमारा असम पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त है, बहुत भयावह स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले जापान में व्यापक स्तर पे भूकंप आया था, मतलब बड़ी रिक्टर स्केल पे। वहां प्रॉपर्टीज की बहुत क्षति हुई, कुछ लोग हताहत भी हुए। तो वही आप बता रहे हैं। और आप उदाहरण दे रहे हैं कि वर्ष 2013 में उत्तराखंड की चाहे त्रासदी हो, 2015 में हिमाचल के मणिकरण का भूस्खलन हो, वर्तमान में असम पूर्वी बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है वो आप बता सकते हैं। समय समय पर आए चक्रवात, जिसमें भारत में बहुत बड़ा चक्रवात और विनाशकारी चक्रवात आया था, हुदहुद, फेलिन आदि से व्यापक जनधन की हानि हुई थी। वर्ष 2004 में जो हमारा पूर्वी तट है पर आई सुनामी की भयावह यादें वर्तमान में भी लोगों के मन में बनी हुई हैं। जो सुनामी आई थी वर्ष 2004 में। फिर प्राकृतिक आपदा की गहनता, बारंबारता तथा इसके द्वारा हो रही हानि में निरंतर इसके द्वारा हो रही हानि, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही तो उससे हानि मतलब नुकसान हो रहा है और ये निरंतर हो रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति भारत के जीडीपी का क्या है, तो 2% से अधिक है। मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं भारत में आ रही हैं वो कितना नुकसान कर रही है, जो हमारी जीडीपी है उसका 2% तक केवल नुकसान कर रही है। और सोचिए हम अपने जीडीपी का 1 से 1.5% ही क्या है कि वो एजुकेशन में खर्चा कर रहे हैं। तो सोचिए कि जितना हम शिक्षा व्यवस्था में अपने जीडीपी का पूरा खर्चा कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो हमारा नुकसान कहाँ हो जा रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो जा रहा है। आपदाएं प्रगति में बाधा डालती हैं तथा प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे राष्ट्र को क्या करती हैं, तो दशकों पीछे छोड़ देती हैं। तो ये आपके भूमिका का पार्ट हो गया। और देखिए जनरली बच्चे करते क्या है कि निबंध में भूमिका हेडिंग डालने लगते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आज ही हम जो है भूमिका चेक अपने बच्चों की निबंध चेक कर रहे थे, तो वहां हमारे बच्चों ने भूमिका लिख दिया। तो मैंने उनको इसके लिए हिदायत भी दी है और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ किसी भी पॉइंट, सब पॉइंट, हेडिंग इस तरीके की नहीं डालनी है। जहां कुछ आपको लगे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए, वही इतना ही आपको जरूरत है। बाकी छोटे छोटे पैराग्राफ में अपना जो है निबंध लिखते चले जाइए। तो आपके भूमिका का पार्ट हो गया और भूमिका में आपने दिखाया कि किस तरीके से देश दुनिया प्राकृतिक आपदाओं से परेशान है। भारत में प्रमुख जो बड़ी बड़ी आपदाएं, चाहे उत्तराखंड का, हिमाचल का, फिर जो हमारी पूर्वी तट पर जो सुनामी आया, भूकंप आया, आपने उसकी चर्चा कर दी। और कैसे ये हमारे जीडीपी को कितना नुकसान कर रहा है आपने उसके बारे में बताया कि 2% नुकसान होता है और कैसे ये हमारी अर्थव्यवस्था को दशकों जो है पीछे ढकेल देता है। तो अब इतना बताने के बाद मैंने आपने बता दिया कि क्या स्थिति है आपदाओं की। अब यदि आपदा है तो एक एक करके आपको उसका प्रमाण देना होगा कि भाई हमारे यहाँ यदि आपदाएं हैं तो कौन कौन सी ऐसी आपदाएं हैं जिससे सर्वाधिक जो है हम ग्रस्त हैं। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं बताएंगे तब तक इसका जो अगला पॉइंट होगा कि भाई ये आपदाएं हैं तो इसके निवारण के लिए सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं। तो फिर बताइए कि भारत में आपदाओं की प्रकृति। तो सबसे पहला है भूकंप। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि भूकंप से बहुत ज्यादा व्यापक जनधन की हानि होती है। ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है कि भूकंप आएगा तो धरती डोलेगी, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बिल्डिंग है गिरेंगी, उसके नीचे दब के लोग मरेंगे। तो इस तरीके की चीजें तो होंगी ही होंगी। आप नया क्या लिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसे निबंध लिखते समय कुछ आंकड़े भी देने होंगे। जैसे भारत के भूभाग का लगभग 58% क्षेत्र भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है।
जिसमें हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर गुजरात के कुछ क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूकंपीय दृष्टि से सबसे ज्यादा सक्रिय है। मतलब आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा भूकंप है, और भूकंप में आप देख रहे हैं कि हमारा जो भारत का भूभाग है उसका 58% भूकंपीय जोन में है, और उसमें भी जो हिमालय से सटे राज्य हैं वो तो है ही है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, फिर उधर अरुणाचल प्रदेश हो, ये पूरा बेल्ट ही जो है भूकंपीय पेटी में है आता है। साथ ही साथ गुजरात का कुछ क्षेत्र आता है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, तो आप इसकी चर्चा करें। फिर यदि सूखे की आप बात करेंगे तो देश का 68% भाग, मतलब हमारे देश का 68% भाग कभी न कभी जो है क्या है, तो वो सूखाग्रस्त रहा है। भारत के पश्चिमोत्तर और प्रायद्वीपीय राज्य इससे सबसे अधिक प्रभावित है। तो ऐसे आपको आंकड़े देने होंगे निबंध में, और हल्का सा अंडरलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा केवल केवल कहानी नहीं लिख रहा है, ये घटनाओं की यथास्थिति को जानना है कि भाई 58% भूकंप वाले क्षेत्र हैं तो 68% क्या है, तो कहीं न कहीं जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और उसमें भी आप क्षेत्र को लोकेट करें जो पश्चिमोत्तर भाग है वो है, फिर प्रायद्वीपीय जो राज्य है वहां इस तरीके की स्थिति बनती है सूखे वाली। फिर बाढ़ तीसरे नंबर पे आता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारत का लगभग 12% भूभाग, और इसमें क्या है कि 12% भूभाग मतलब 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र क्या है कि बाढ़ एवं नदी के कटाव से प्रभावित है। मतलब हमारी जो कुल धरती है उसका 12% बाढ़ और नदी के कटाव से प्रभावित है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और इसे ऐसे हल्का सा अंडरलाइन कर दीजिए ताकि परीक्षक को लगे कि बच्चे ने जो है यदि घटना बताया तो घटना के पीछे का जो है सोर्स भी बताया है। इसमें बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां बाढ़ की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। और आप इसे वर्तमान में देख भी सकते हैं कि जो असम है बहुत ज्यादा वहां त्राहिमाम मचा हुआ है, पूर्वी बिहार प्रभावित है उससे, बंगाल प्रभावित है, और अभी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में नहीं आया, लेकिन वो भी देर सवेर आ ही जाता है। तो ये आपने दिखाया कि भूकंप का, सूखा का, बाढ़ का। और जब इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पास शब्द कहाँ से कम पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा रटने पे मत जाइए, समझने पे चीजों को करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। फिर भूस्खलन की समस्या, हिमालय क्षेत्र व देश के अन्य पर्वतीय क्षेत्र भूस्खलन की क्या है, तो गंभीर समस्या से ग्रस्त हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, पहाड़े दरक रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं और हाईवेज ही कट के बह जा रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर पहाड़ गिर जा रहा है, कितना त्रासदपूर्ण मृत्यु होती है ऐसी स्थिति में, और रील्स देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि चक्रवात और सुनामी की स्थिति बनी हुई है। तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात और सुनामी का दंश जो है वो झेल रहा है कि भाई क्या है कि भारत का जो कोस्टल एरिया है वहां बड़े बड़े चक्रवात आते हैं, सुनामी आती है। तो ये भी आप चर्चा करेंगे। तो ये हमारे देश की प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति है। अब आपका करीब करीब 1.5 पेज तो यही हो जाएगा, बाढ़, सूखा, फिर भूकंप, चक्रवात, पहाड़ों का दरकना, ये सब बताएंगे तो काफी आपके पास मैटर की कमी तो नहीं हुई, आप इसकी चर्चा कर दीजिए। फिर आप बताइए कि ऐसे परिदृश्य में बेहतर आपदा प्रबंधन की क्या है, वो आवश्यकता है। आपदाओं का आकलन करने वाली अंतरराष्ट्रीय डाटाबेस संस्था सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर का आकलन है कि भारत में सबसे ज्यादा हानि बाढ़, भूकंप, सूखा जैसी आपदाओं से होती है। तो अब आपने आपदाओं की स्थिति बता दी, उसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दावे को बता दिया, फिर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का विवरण दिया कि भाई जो कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा जो आपदाएं आती हैं वो बाढ़, सूखा, भूकंप से आता है। इन सब की चर्चा करने के बाद क्या है कि आप अगले पॉइंट पे आ जाइए कि आपदा प्रबंधन के उपाय, मतलब भाई समस्या है तो उसका समाधान क्या है।
तो ऐसा तो है नहीं कि हम आप या हमारी सरकारें हाथ पे हाथ धरे रह सकती हैं। यदि समस्या है तो उसके समाधान के लिए भी प्रयास करेंगी। और समाधान के लिए क्या है कि आपदा प्रबंधन के लिए सबसे पहला प्रयास क्या किया गया था? तो जनरली बच्चों के ज़हन में वही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रहेगा, सारे बच्चे वही लिख के आएंगे 2005 वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पहले भी आपदाएं आती थी और सरकारें उस दिशा में प्रयास कर रही थी। और सबसे पहला प्रयास 1990 में क्या होता है कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट सेल स्थापित किया जाता है। एकदम लिखिएगा, ये आपका अलग पॉइंट होगा और आप अच्छा अंक पाएंगे, क्योंकि जनरली बच्चे आपदा प्रबंधन का उपाय ही कहां से शुरू करेंगे? 2005 के अधिनियम से। लेकिन उसके पहले के यदि आप प्रयास बता रहे हैं तो जो परीक्षक होगा उसे लगेगा कि नहीं, बच्चे बच्चे ने कुछ ज्यादा ही परिश्रम किया है, ये कुछ ज्यादा अंक का हकदार है। अगर आप 5-6 नंबर 7 नंबर भी ज्यादा पाए तो सोचिए कि आप कितनी अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो 1990 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट सेल स्थापित किया गया। लेकिन क्या हुआ कि 1993 में लातूर में भूकंप आ गया, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आ गया 1999 में, तथा गुजरात के भुज में 2001 में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था। और हम लोग तो काफी छोटे थे, उतनी चीजें याद नहीं है, लेकिन उस समय भी पीएम रिलीफ फंड में लोगों से धन दान करने की अपील की जाती थी। तो ये सारी चीजें थी। तो ऐसे में भाई हमने एक प्रयास तो किया, लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी लातूर, उड़ीसा, गुजरात का जो भुज में आया भूकंप है वो हमें झकझोर के रख दिया। और आपदा प्रबंधन के लिए पृथक एवं प्रभावी व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई कि भाई ये लगा कि जो हमने 1990 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो आपदा प्रबंधन सेल की स्थापना की थी वो आपदाओं से निपटने के लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ अतिरिक्त और करने की जरूरत है। तो ऐसे में क्या होगा कि जेसी पंत की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के तहत 2002 में क्या किया गया, आपदा को देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला मानते हुए गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। मतलब 2002 में जो जेसी पंत की अध्यक्षता में जब कमेटी गठित हुई इन आपदाओं का जो है परीक्षण करने के लिए, तो फिर इन्होंने सुझाव दिया कि भाई आपदा जो है एक गंभीर समस्या है और इसके निवारण के लिए इसे मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाए। एग्रीकल्चर मंत्रालय से हटा करके इसे गृह मंत्रालय के अधीन लाया गया। और आपदा प्रबंधन के इतिहास में भारत में एक बड़ा परिवर्तन कब आया? फिर 2005, बताइए। तो इसके पहले आपने 1990 का प्रयास बताया, फिर 2002 में जेसी पंत वाली जो रिपोर्ट है उसकी बात बताई, फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत कैसे आपदा प्रबंधन को लाया गया, और फिर 2005 में क्या हुआ कि जो एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रयास हुआ कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है भारत सरकार ने अपनी कार्य योजना को व्यवस्थित किया, जिसके तहत निम्न कार्य किए जा रहे हैं। तो मतलब अब हम चर्चा करेंगे कि 2005 का जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया तो उसके तहत क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया। नेशनल स्तर पे क्या हुआ कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, राज्य स्तर पर इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, और जिले स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में प्राधिकरण का गठन किया गया। और फिर इसके कार्य निर्धारित किए गए। तो सबसे पहला क्या कार्य है कि भाई यदि आपदा की समस्या है तो पहले यदि उसका हम पहले से उसका समाधान खोज लें, हम आपदा को ही चिन्हित कर लें, तो ऐसे में क्या है कि आपदा को हम रोक सकते हैं। तो वही आपदा की रोकथाम, संभावित खतरे की पहचान करना, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है उसके तहत सबसे पहला प्रयास यही किया गया। और इसके तहत तैयारी में क्या किया जाएगा? देखिए हम यहाँ आपको पॉइंट पॉइंट लिखे हैं समझाने के लिए, आपको इस तरीके से निबंध नहीं लिखना है। आपको निबंध जो है छोटे छोटे पैराग्राफ में, जैसे अब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम के तहत जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें जो तैयारी के तहत आप क्या कर रहे थे इसको 4-5 लाइन में लिख दीजिए कि आपातकालीन योजनाएं इसके अंतर्गत तैयार की जाती हैं। फिर जब आपातकालीन योजनाएं तैयार कर ली गई तो राहत सामग्री और चिकित्सीय उपकरणों का भंडारण किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपदाएं आएंगी तो अब वो बता के आएंगी कि उनकी तीव्रता कितनी रहेगी या किस स्तर पे वो क्षति पहुंचाएंगी। तो ऐसे में जो चिकित्सीय उपकरण है, खाद्यान्न सामग्री है, उसका व्यापक स्तर पे भंडारण किया जाता है कि यदि आपदा आएगा तो हम उस समय इसका उपयोग करेंगे।
समय पर चेतावनी प्रणाली को क्या है तो सक्रिय करना। तो ये 3 प्रयास क्या हो गए, तैयारी के तहत किए जा रहे हैं। फिर प्रतिक्रिया आपदा के दौरान सहायता, मतलब अब इतना सब किए फिर भी आपदा आ गई, तो जब आपदा आ गई तो पहले तो आप तैयार तो हैं ही, तो अब आपदा के दौरान क्या करेंगे, तो आपदा के दौरान सबसे पहला प्रयास ये होगा कि जो फंसे हुए लोग हैं इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, मतलब उन्हें चिकित्सीय सुविधा दी जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि जान बचाई जाए। घायलों को तुरंत चिकित्सीय सहायता देना है और भोजन, पानी, कपड़ों, दवाइयों की व्यवस्था करनी है। तो ये हो गया कब, ये होता है तब जब आपदा आ गई होती है। और उसके बाद जब आप इतना सब चीजें हमने कर लिया, द्वितीय स्तर की चीजें हो गई, तब तृतीय स्तर पे हम क्या करना चाहते हैं, पुनर्वास करने की प्रयास करते हैं। क्यों पुनर्वास जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी आपदा आती है तो उसमें जन के साथ साथ धन संपत्ति का भी नुकसान होता है। सपोज करिए भूकंप आ गया तो सारे घर ही टूट गए, तो ऐसे में जो पीड़ित अपने परिजनों को खोया, उसका घर टूट गया, तो कहाँ से घर बनवा लेगा। तो इसके लिए आपदा राहत कोष होता है और उस कोष के माध्यम से फिर पुनर्वास की चीजें संचालित की जाती हैं, जिसमें टूटे हुए बुनियादी ढांचे, जिसमें सड़क है, बिजली है, घर है, को दोबारा बनाया जाता है। प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान किया जाता है कि भाई जो प्रभावित हैं उन्हें तुरंत तत्काल में कुछ नगद पैसा दिया जाए और फिर उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। घर तो हम पहले ही बना रहे हैं, उनके लिए जो बिजली, सड़क की चीजें जो क्षतिग्रस्त हुई थी वो हम कर रहे हैं। फिर मानसिक स्थिति दोबारा पहले जैसी लाने के लिए उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपदाएं आती हैं सडन आती हैं, और सडन में जब आप अपने परिजन को खोते हैं, देखिए अगर कोई बीमार रहता है आप उसकी 1-2 महीना सेवा कर लेते हैं, शुश्रूषा कर लेते हैं, ये लगता है कि चलिए जितना हमारे हाथ में था मैंने किया, वो बच नहीं पाया। लेकिन अब आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि एक परिवार में पूरा भरा पूरा परिवार है और आपदा भूकंप आया, उसमें केवल एक बूढ़े माता पिता बचे, बाकी सारे उनके बच्चे, बहुएं, पोते पोतियां सब मर गए। तो ये कितनी बड़ी क्षति है वो बुजुर्ग माँ बाप के लिए, कि उनका तो जीवन ही एक तरीके से निराधार है, और वो उनका तो यही मानना था कि भगवान मुझे क्यों नहीं मार दिए। तो ऐसे में उनका उनका जो मानसिक स्तर पे जो उनकी जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है कि ठीक है ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है उनको जाना ही होता है, ऐसे ही जाना था, तमाम चीजों की चीजें होती हैं। तो इस तरीके के प्रयास होने चाहिए। तो ये 3 प्रयास आप दिखाइएगा जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत होते हैं, और फिर आप आगे चल करके ये दिखाइए कि ये जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो अगला प्रयास किया गया कि राष्ट्र, राज्य और जिला तथा स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, विधिक एवं वित्तीय तंत्र जो है वो स्थापित किए गए। वही जो मैंने पीछे चर्चा करी थी, तो थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। और ये आपदा प्रबंधन का क्या है, तो ये शीर्ष निकाय होता है और क्या करता है, तो जो है उच्च स्तर पे नीतियां बनाता है, योजनाओं को क्रियान्वित करता है और क्या करता है, दिशा निर्देश देता है। और आपको भी इसी तरीके से चीजों को लिखना होगा। फिर राज्य स्तर पर अगुवा कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन की नीतियों और योजनाओं को ये भी निर्धारित करता है, ये अपने राज्य स्तर पे चीजों को बनाता है। और फिर अगला जो प्रयास होता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा होता है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के लिए योजनाएं और समन्वय स्थापित करने का क्या किया जाता है, तो कार्य किया जाता है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 जो है वो इसलिए बहुत ज्यादा कारगर रहा क्योंकि इसमें बचाव के 3 लेयर में बचाव को किया गया। एक आपदा से पहले की तैयारी, आपदा के समय की तैयारी और आपदा के बाद की तैयारी, जो मैंने पीछे बताया। फिर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया कि मतलब कोई भी आपदा आ रही है, तो जैसे सपोज करिए कि जिले स्तर पे आई आपदा, अब जिले स्तर पर आई तो यहाँ तो डीएम है ही है, वो कर ही रहा है। फिर अब ये किस राज्य के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ स्टेट देख रहा है और स्टेट में सीएम है,
उसके बाद भाई स्टेट देश के अंतर्गत है, तो फिर यहाँ क्या है, पीएम है, नेशन है। तो ये जो आपदा है, यहाँ तो डीएम भी देख रहा है, सीएम भी देख रहा है और पीएम भी देख रहा है। तो जब त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग होगी, त्रिस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और एक वैज्ञानिक तरीके से मिलेगा कि आपदा के प्रबंधन, आपदा के आने से पहले की तैयारी, आपदा के समय की तैयारी, आपदा के बाद की तैयारी, तो आपदाओं को जो है बहुत हद तक उनके प्रभाव को रोका जा सकता है। क्योंकि आपदाओं का प्रभाव तो सुखद होता नहीं है, लेकिन क्या है कि आपदाएं आएंगे और उसे आप रोक भी नहीं सकते, प्राकृतिक कारक है, लेकिन उनके प्रभाव को आप इस तरीके की तैयारी के साथ कम कर सकते हैं, और यही आप आगे अब बताने वाले हैं। तो और फिर अगला है कि स्थानीय प्राधिकरण भी आपदाओं से निपटने के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करता है, जो एकदम लोकल स्तर पे होता है। तो ये प्रयास है। तो आपदाओं के प्रबंधन एवं अनुसंधान व त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन किया गया। तो इसके साथ साथ अगला जो प्रयास किया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया गया और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल बनाया गया। आप देखते ही होंगे कि जो क्विक रिस्पांस टीमें जो होती हैं, जो आपदा के समय में जाती हैं, इनका काम ही है कि जैसे ही आपदा हो ये तुरंत वहां पहुंचे और राहत कार्य में जुट जाए। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल पर किसी खतरनाक आपदा की स्थिति में रासायनिक, जैविक, परमाणु विकिरण तथा अन्य प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई का क्या है, तो उत्तरदायित्व है। मतलब अगर प्राकृतिक आपदाएं आ जाए तब भी, लेकिन यदि रासायनिक, जैविक या परमाणु विकिरण से संबंधित कोई आपदाएं आती हैं तो वहां भी क्या है कि राष्ट्रीय आपदा का जो कार्रवाई बल है वो उन आपदाओं में भी निपटने में सक्षम होती है। क्योंकि आजकल आपदाएं जो हैं कुछ तो प्राकृतिक होती हैं और कुछ जो है क्या है, तो मानव जनित हो गई हैं। जैसे अब भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, यूक्रेन में जो चेर्नोबिल की घटना है, ये तो ह्यूमन डिजास्टर है। तो ऐसे में निपटने के लिए ये जो क्विक रिस्पांस टीमें होती हैं, इनकी बड़ी महती भूमिका होती है और आप इनका भी उल्लेख करेंगे। अब आपदा प्रबंधन, आपदा है, पहले बात तो आपने आपदा की स्थिति को बताया, फिर आपदा को बताया कि भाई कैसे कैसे आपदाएं हैं, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, ये सारी चीजों को आपने चर्चा करी। फिर उसके निवारण के लिए आपने 1990 में जो कृषि मंत्रालय के तहत आपदा के लिए प्रयास किया गया, फिर उसे जेसी पंत की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में लाया गया। फिर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 का गठन हुआ। 3 स्तर की तैयारी है, 3 लेयरों में की जा रही है, पीएम, सीएम, डीएम। ये सारी चीजें आपके जहन में आ गई और मुझे ये भरोसा हो रहा है कि आप लोग को निबंध यही जो है सारे पॉइंट दिमाग में आ जा रहा है। सारे पॉइंट दिमाग में आ जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इस लेवल के विद्यार्थी हैं, पीटी पास किए हुए लोग हैं, प्रवक्ता बनने जा रहे हैं, तो ये चीजें आसानी से कर लेंगे। तो अब क्या है कि भाई अब ऐसे में तो इतनी व्यवस्थित हमने तैयारी करी है, तो आपदा तो आना ही नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन फिर भी क्या है कि आपदाएं आ रही हैं और आपको इसको दिखाना होगा कि वर्तमान में आपदा की क्या स्थिति है। तो इस दिशा में देश ने काफी प्रगति की है। अब यदि काफी प्रगति की है तो देखिए, जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो हमने आपदाओं को लेकर के जो तमाम मैनेजमेंट के कार्य किए हैं, तो आप उसके पॉजिटिव पक्षों को बताइए पहले, और फिर सीमाओं को बताते हुए आगे की राह बताना, और उसके बाद निष्कर्ष दे देना, आपका जो है निबंध फुलफिल हो जाएगा। तो आप यहाँ बताइए कि इस दिशा में देश ने काफी प्रगति की है। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात चेतावनी सेट के लगाने से 2005 में आए चक्रवात के कारण केवल 27 लोगों की मृत्यु हुई। मतलब जो तटीय क्षेत्रों में जो हमने ये चक्रवात चेतावनी जो सेट लगाया, तो इसके बाद जो चक्रवात आए 2005 में, उसमें मात्र कितने लोग डेथ हुई? 27 लोगों की। जबकि इसके पहले 1977 में समान तीव्रता का ही चक्रवात आया था, उसमें 20,000 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। क्योंकि ये चेतावनी सेट उस समय लगा ही नहीं हुआ, तो लोग समझ ही नहीं पाए और सुरक्षित स्थान पे नहीं जा सके। तो फायदा तो दिख रहा है कि भाई कहाँ 77 में 20,000 लोग इसी तीव्रता के चक्रवात से मारे गए, और जब ये
चक्रवात सुनामी सेट लगाया गया 2005 में। तो जब इसी तीव्रता का चक्रवात आया तो केवल 27 लोग मरे, कहाँ 20,000 से ज्यादा, कहाँ 27। तो फायदा तो है जो हमने आपदा प्रबंधन के लिए कार्य किया है। फिर आप अगला उदाहरण दे सकते हैं कि 2013 में आए फेलिन चक्रवात ने उड़ीसा के तट को प्रभावित किया, किंतु सूचना प्रणाली के मजबूत होने व आपदा प्रबंधन के सकारात्मक प्रयासों से इस चक्रवात में 1999 में तीव्र चक्रवात की अपेक्षा कम जन धन की हानि हुई। देखिए उसके बाद आप दूसरा उदाहरण दे रहे हैं फेलिन का, 2013 में उड़ीसा के तट पे आया, लेकिन इससे भी जान माल की कम क्षति हुई, जबकि इसके पहले के चक्रवातों में बहुत ज्यादा हुई। जान माल की कम क्षति हुई, कारण यही था कि हमने जो है एडवांस स्तर पे इसकी तैयारी कर रखी थी, सटीक सूचना प्रणाली का मैंने विकास कर लिया था। मैंने क्या मतलब हम लोगों ने विकास कर लिया था। उससे क्या है कि मौसम का पूर्वानुमान लग गया, जो प्रभावित इफेक्टेड क्षेत्र है वहां से लोगों को हटा लिया गया, और फिर यहाँ हमारी जो क्विक रिस्पांस टीमें हैं, रैपिड एक्शन जो फोर्स है, वो सब हमने लगा दिया था एनडीआरएफ वालों को, तो वो लोग अपना चीजों को मेंटेन कर ले गए और जान माल की कम से कम क्षति हुई। फिर अगला आप दिखा सकते हैं कि नेपाल में आए भूकंप के समय भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल ने जिस तरह त्वरित सहायता की उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। मतलब जब नेपाल में भूकंप आया था तो उस समय जो हमारी एनडीआरएफ की टीमें वहां बहुत तेजी से गई, हमारा निकटतम पड़ोसी, हम ही जल्दी जा सकते हैं, और वहां के आपदा प्रभावित क्षेत्र में जो इसने काम किया वो पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई। तो इससे तो ये लग रहा है कि जो हमारे प्रयास हैं आपदा प्रबंधन को लेकर के, जो हमारी टीमें हैं वो काफी बेहतरीन काम कर रही हैं। और आपको भी किसी भी निबंध लिखते समय दोनों पक्ष को दिखाना होगा, पॉजिटिव निगेटिव। अभी आप पॉजिटिव पक्ष को दिखा रहे हैं, किंतु अभी भी इसमें संस्थागत समन्वय और अन्य स्तर पर कमियां देखी जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड त्रासदी और प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ इसके क्या है, तो ज्वलंत उदाहरण है। मतलब लाख जो है व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हुए। मतलब आपदा की जो भयावहता थी उसको सीमित किया गया, जनधन की जो हानि हो रही थी उसको कम किया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि इसे पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सका है। आज भी जो है आपदाएं आ ही जा रही हैं। अभी उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई, केरल में जो बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। फिर अभी वर्तमान में असम बाढ़ से प्रभावित है। तो ऐसे में अभी भी इसे और ज्यादा उन्नत बनाने की जरूरत है। मतलब प्रयास हुए हैं, लेकिन प्रयास जो है अभी पूरी तरीके से कारगर नहीं है, और ज्यादा कारगर प्रयास करने की जरूरत है। और देखिए संभावनाएं आपको हमेशा मिलेंगी और बेहतर करने के लिए, और यहाँ तो उदाहरण भी मिल रहे हैं कि अभी खामियां ही दिख रही हैं। तो ऐसे में अब आप आइए उन संभावनाओं को बताइए कि आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। जरूरत के तहत आप बताएं कि आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिनियम 2005 में लागू हो गया, पर इतने वर्षों के बाद भी आपदा प्रबंधन की कोई राष्ट्रीय योजना नहीं बन सकी। मतलब अभी तक हम लोगों ने भले ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ही बना लिया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी हमने कोई आपदा को लेकर के कोई योजना नहीं हम बना सके हैं। पहला इसकी खामियां हैं। फिर पहाड़ी इलाकों में आज भी आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक रडार व अन्य वैज्ञानिक उपकरण जो है वो स्थापित नहीं हो सके हैं, और ये एक बड़ी समस्या है। जो पहाड़ भाई अगर पहाड़ों पे रडार रहे तो पहाड़ों की स्थिति का मॉनिटर बेहतर तरीके से किया जा सकेगा, और वहां जो आने वाली आपदाएं जो बार बार आ रही हैं, कभी हिमाचल प्रदेश में कभी उत्तराखंड में, तो उससे जो है जनधन की जो क्षति हो रही है रोका जा सकता है। लेकिन अभी उस दिशा में प्रयास नहीं हुआ है। तो आप ये भी बताएं, हाल ही में प्रकाशित कैग की रिपोर्ट में बड़े बांधों के प्रति चिंता प्रकट की गई है। मतलब जो कैग की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, तो उसमें क्या है कि जो भारत में बड़े बड़े डैम है उनको लेकर के चिंता प्रकट की गई है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 192 बड़े बांधों की आपात योजनाएं बनाई गई हैं। मतलब रिपोर्ट में केवल 192 जो बड़े बांध हैं भारत में, वहां कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो उसके लिए प्रयास किए गए हैं। जबकि आप देखेंगे तो देश में बड़े बांधों की संख्या क्या है, हजारों है। मतलब
हजारों बांध है और केवल केवल आप 192 बांध को आपने चिन्हित किया है कि जब यहाँ कुछ कोई डिजास्टर आएगा तो चीजों को हम मेंटेन करेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जनता जो है वो भगवान भरोसे ही रह रही है। और बांधों का टूटना, समझ लीजिए कि जब बांध टूटते हैं ना, तो उसके जो जिस वेग से पानी निकलता है तो उसमें व्यक्ति नहीं, कई कई गांव जो है समाहित हो जाते हैं और इससे बहुत व्यापक स्तर पर क्षति होती है। और आप इसको भी दिखा सकते हैं। तो ये आप बताइए कि भाई अभी तक क्या है, कोई राष्ट्रीय योजना नहीं बना सके हैं हम आपदा को लेकर के। पहाड़ी इलाकों के लिए जो आधारभूत चीजें होती है, रडार का उपयोग अभी तक हम उस तरीके से नहीं बना सके हैं, रडार नहीं लगा सके हैं। फिर आप कहेंगे कि रिपोर्ट की कर दीजिए कि 192 बांध के लिए केवल हम जो है आपदा को लेकर के तैयार हैं, बाकी हजारों बांध हैं तो उसमें से शेष जो हैं उन्हें हम भगवान भरोसे छोड़े बैठे हुए हैं। तो ये इसकी सीमाएं भी हैं। फिर सूचनाओं के स्तर पर आप देखेंगे तो विभागीय तालमेल में कमी दिखाई देती है। भले ही नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हमने बांटा है, लेकिन इन तीनों में क्या है, तो आपसी समन्वय की कमी है। आप इसको दिखा सकते हैं। फिर पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों की अनदेखी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण की गतिविधियां क्या हैं, तो संचालित हैं। तो आप इसको भी दिखाइए कि भाई पहाड़ी क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में जो है वो निर्माण की गतिविधियां अभी भी अनवरत चालू हैं। किसी एकीकृत सूचना तंत्र का नहीं होना आपदा के प्रभाव को क्या है, बढ़ा देता है। और फिर राहत कार्यों का नाकाफी होना कि भाई जिस स्तर पे डिजास्टर हो रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, वैसे स्तर पे जो आप राहत कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आपदा के पहले का प्रयास हो। ये डोर बंद करो चंदन, चंदन ये डोर खोज करो। चाहे वो आपदा के लिए आपने रसद की व्यवस्था की हो या फिर आप जो है दवाइयों की व्यवस्था की हो, वो सारी चीजें क्या हैं, तो वो नाकाफी है। तो यानी कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपने बनाया तो उसके तहत आपने शानदार प्रयास भी किए, उसके शानदार रिजल्ट भी आए, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में अभी भी इसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है, जो पीछे आपने एक एक करके बताए हैं। और फिर इसमें अब अगला जो पॉइंट है कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो आगे की राह में भाई ये होता है ना कि कमियां निकालना बहुत आसान है। भाई कोई भी योजना परियोजना है, आप ही बैठेंगे 10 कमी बता देंगे, लेकिन सुधार क्या करना है ये बताइए। तो आपको से भी परीक्षक चाहेगा कि ठीक है आपने फायदे बताए, कमियां इतना सारा बता दिए, तो आप जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप अपने विद्यार्थियों के, आपके विद्यार्थी जो आगे चल करके आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, नीति निर्माण में भाग लेंगे, हो सकता है उसी में कोई मंत्री बन जाए। तो ऐसे में आप उसके लिए क्या काम दें, आप अपने बच्चों को क्या आगे की राह बताएंगे। तो आपको भी ऐसे प्रयास करना होगा कि आपदा प्रबंधन की रोकथाम के लिए जो आगे के प्रयास होंगे उसमें नंबर 1 एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके बादलों के फटने, अचानक आने वाली बाढ़ और हीट वेव का क्या है, तो सटीक जानकारी दी जा सकती है। और सोचिए कि जो बादल फटता है, एक बैग बादल फटा और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, तो अगर पहले से जानकारी मिल जाए, हीट वेव की पहले से जानकारी मिल जाए, तो कितने बड़ी जो है वो जन और धन की क्षति को क्या है, तो वो रोका जा सकता है। मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए जीपीएस तकनीकी का प्रयोग किया जाए। भाई जो भी प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, सुनामी, ये सब आने हैं, पहले से ही आप जान लीजिए, तो क्या होगा कि उसके रोकथाम के लिए आप प्रयास कर लेंगे और उससे क्या होगा कि कम से कम जो है जन और धन की क्षति होगी। फिर राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता जो 2005 है के अनुसार भवन निर्माण के मानकों को क्या है, तो कठोरता से इसका पालन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कहीं भी जाए और घर बना ले। और वाकई में घर बनाने के नियम तो बहुत सख्त होने चाहिए, क्योंकि आधी समस्या की जड़ तो यही जो है अवैध निर्माण है। चाहे वो डैम का निर्माण हो, चाहे वो हाईवेज का निर्माण हो, चाहे वो घरों का निर्माण हो। फिर आपदा मित्र जैसी योजनाओं के तहत स्थानीय युवाओं और समुदाय के लोगों को बचाव कार्य का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाए। सोचिए कि अगर जो आपदा मित्र के तहत जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो स्थानीय युवा है और स्थानीय लोग हैं, उनको आपदा राहत का प्रशिक्षण यदि बढ़िया से रहेगा, तो सबसे पहले तो आपदा उन्हीं लोगों के बीच में आएगी
तो वो ज्यादा से ज्यादा टेकल कर लेंगे और उसके प्रभाव को कम कर देंगे। भाई जिले स्तर के प्रयास, राज्य स्तर के प्रयास, केंद्र स्तर तक के प्रयास जो है वो बहुत बाद में पहुंचते हैं और आपदा के समय क्विक जो है रिस्पांस की जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर वहीं के युवा, वहीं के स्थानीय लोग आपदा से प्रशिक्षित रहे, जैसे आप जापान का उदाहरण ले लिए, जापान का बच्चा बच्चा जो है भूकंप जैसी आपदा या सुनामी जैसी आपदा से प्रशिक्षित है, उसे मतलब भूकंप और सुनामी के समय में क्या करना है। इसीलिए जापान में इतनी सघन बसावट है और एकदम भूकंपीय पेटी पे बैठा हुआ है। अक्सर भूकंप आते रहते हैं, बड़े बड़े भूकंप आते रहते हैं। और वहां जब न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है तो डेथ कितनी होती है, 10, 20, 50, 100 हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। और जो विकासशील देश है जहां इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता, जहां अवैध माइनिंग है, भवनों का बेतरतीब जो है निर्माण हो रहा है, मतलब किसी प्लानिंग के ही सड़कें बना दी जा रही हैं, डैम बना दिए जा रहे हैं, वहां क्या है कि जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो हजारों की संख्या में लोग हताहत हो जाते हैं। तो यहाँ जापान से उदाहरण लेने की जरूरत है। फिर स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा शिक्षा तथा नियमित मॉक ड्रिल अनिवार्य होना चाहिए। भाई आज तक हम लोगों ने जो है जब तैयारी में आए यूपीएससी के, तब डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के मैंने पढ़ा। आप लोग भी जीआईसी प्रवक्ता का अगर आप लोग जो है मेंस नहीं लिख रहे हो तो शायद डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अपने कॉलेज में तो नहीं पढ़े होंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी कमी है, जो कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को इस तरीके का ज्ञान देने की जरूरत है कि भाई आपदाओं के समय में कैसे वो अपनी रक्षा कर सके। और समय समय पर मॉक ड्रिल का भी आयोजन होते रहना चाहिए। इस तरीके के भी प्रयास होने चाहिए। आपदा रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण होना चाहिए। और इसके लिए मैंने वही कल की निबंध क्लास में क्या बताया था कि ग्रे की जगह क्या है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए। और ग्रीन में भी भाई कंक्रीट की जो आप बात बना रहे हैं उससे बेहतर है कि आप मैंग्रोव वनों का बात बनाएं। सुनामी से आपको रक्षा मिलेगी और जैव विविधता भी बनी रहेगी। फिर मौसम और आपदा संबंधी अपडेट के लिए डिजिटल एप्स की पहुंच अंतिम छोर तक सुनिश्चित की जाए। ये इतना ही शानदार पहल होगी। सोचिए कि इस समय स्मार्टफोन हर व्यक्ति के, गांव तक के हर व्यक्ति के पास है। और स्मार्टफोन पे क्या है कि यूट्यूब पे वो अपना जो भी जिसकी रुचि है वो देखता रहता है। तो उस स्मार्टफोन में एक ऐप ऐसा क्यों न बना दिया जाए भारत सरकार के द्वारा कि आपके क्षेत्र में मौसम कैसा रहेगा, बाढ़ सूखे की क्या स्थिति रहनी है, कोई आपदा आने वाली है तो उसकी पहले सूचना मिल जाए उस ऐप के द्वारा। तो उससे क्या होगा कि जो समाज का तृणमूल स्तर तक का व्यक्ति होगा वो भी सहज इन घटनाओं से परिचित हो जाएगा और अपनी रक्षा करने के लिए क्या है वो तत्पर रहेगा। फिर ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के स्तर पर आपदा तैयारी समितियों का गठन किया जाए, उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाए। मतलब जो जिले स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रयास है, अब उससे भी एक पायदान नीचे आकर के ग्राम पंचायतों के स्तर पर इस तरीके के प्रयास होने चाहिए और इस दिशा में उन्हें वित्त का भी आवंटन किए जाने की जरूरत है। तो ये इतने जो प्रयास हैं वर्तमान में, जो आपदा प्रबंधन की समस्या है उसके रोकथाम के लिए यदि ऐसे प्रयास किए जाए तो वो बहुत कारगर है। आपको इस तरीके के प्रयास को बताते हुए और इसे हर एक को क्या है कि 5 लाइन 6 लाइन में लिखते हुए चले जाइएगा और फिर अंत में आप एक निष्कर्ष दे दीजिए। अच्छा, इसमें निष्कर्ष तो है ही नहीं है, शायद ये निष्कर्ष वाला छूट गया है। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, जितना आपने दिया है उसी को बता दीजिए। ठीक है भाई, आपदाएं हैं और आपदाओं के प्रकार हैं, हमने आपदाओं के लिए प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास जो है अभी और ज्यादा इसमें प्रयास की जरूरत महसूस कर रहे हैं। और अगर इस तरीके के प्रयास किए जाए तो क्या होगा, फिर हम अपने देश को, अपने राज्य को, अपने जिले को आपदा मुक्त बना सकते हैं। और यदि आपदा मुक्त नहीं भी आप बना सकते हैं तो कम से कम यदि आपदाएं आ रही हैं तो उसकी जो भयावहता है, उससे जो होने वाली व्यापक क्षति है, उसमें तो कमी जरूर ला सकते हैं। तो इसी तरीके से आप एक निष्कर्ष दे करके और आप ये दिखाइए, सकारात्मक दिखाइएगा कि इस तरीके की सरकारें अतीत में भी प्रयास करी हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से, उसके पहले के माध्यम से, और वर्तमान में भी सरकार इसको लेकर के गंभीर है। तो इसी के साथ आप अपने निबंध को खत्म करिए।
आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान देना होगा कि देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल है। तो अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी हम चीज पढ़ाते हैं उसका आपको मॉडल जो आंसर है या निबंध ही आप एक बार मांगेंगे कि सर कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे 2 चैनल है, एक तो यूट्यूब का जिससे हम आप रूबरू हैं, और दूसरा जो है हमारा समृद्धि आईएएस का एक और चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये चैनल भी आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। तो सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः जो है हम नए निबंध के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।